हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अपने आप में बहुत ट्रिकी चैप्टर है ये, क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें से एग्जाम में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, तो अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेक्चर नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर का आज का। इस चैप्टर को हम एक ऐसे स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे ना कि पूरा का पूरा हमें समझ में आ जाए, रट्टे नहीं मारने पड़े और आराम से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मेरा मेन यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे भैया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हम समझेंगे भाई रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अगर आपको करना है ना, हाँ, तो इसके मेथड्स क्या है, मेथड समझेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के। फिर हम सोर्सेज देखेंगे कि भैया कहाँ से पैसा लाओगे रीपेमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद में हम इसके अकाउंटिंग पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले दो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, डीआरआर और डीआरआई। बताऊंगा क्या होता है, इसको समझेंगे। एंड उसके बाद में फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर पे हम समझेंगे इसकी अकाउंटिंग, यानी कि इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो सब तो एक लेक्चर में नहीं होगा। आज कम से कम मैं आपको ये तो करवा ही दूंगा। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से करवा देता हूं और फिर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ये भी करेंगे। बस आप बिना स्किप किए हुए देखना ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। देखो, कॉन्सेप्ट बात करें भाई, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है क्या, तो आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 2 किया था ना, जिसमें हमने इशू किया था डिवेंचर, है ना। इशू किया था और डिवेंचर आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। यानी कि मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ, जैसे ये कंपनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा। ये कंपनी है, इसको पैसों की जरूरत है, तो ये क्या करती है, पब्लिक में या इन्वेस्टर्स को डिवेंचर्स इशू कर देती है। क्या कर देती है, डिवेंचर्स इशू कर देती है। तो ये लोग क्या करते हैं, डिवेंचर्स परचेज कर लेते हैं। मान लेते हैं 10,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर 10 रुपए का है, तो कितने हो गए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स इन डिवेंचर होल्डर ने परचेज कर लिए। कितने परसेंट वाले हैं, 8% वाले डिवेंचर। 8% क्या है, इसकी इंटरेस्ट रेट है ना। तो ये इशू हो गए, ये डिवेंचर क्या हो गए, इशू हो गए। अब ये इशू की डेट ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ये इशू की है 1 अप्रैल या 31, 1 अप्रैल कर देते, 1 अप्रैल 2025 को इशू की। ओके, 1 अप्रैल 2025 को हमने ये डिवेंचर इशू किए डिवेंचर होल्डर को। तो इनके पास में 10,000 डिवेंचर चले गए 8% वाले, और कंपनी के पास में क्या आ गए, 8 लाख, ये 1 लाख रुपए आ गए कंपनी के। तो अब ये 1 लाख रुपए जो आए ना डिवेंचर इशू करने के बाद में, कंपनी के लिए ये एक तरह का लोन ही है। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, 8% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके जी, तो कंपनी इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाती है भैया, नॉन करंट जो लायबिलिटी होती है उसमें ए नंबर जो होता है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें दिखाती है ये। तो उधार ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनका पैसा नहीं है। अब कंपनी क्या करेगी, इनको इंटरेस्ट पे करती रहेगी। कब तक इंटरेस्ट पे करती रहेगी, जब तक कि इस 1 लाख रुपए का रीपेमेंट नहीं हो जाता। और मान लेते हैं कि भैया ये जो 1 लाख रुपए है ना, इसका रीपेमेंट जो करेंगे हम, भाई कभी ना कभी तो डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा, लोन का पैसा वापस देना पड़ेगा ना। लोन लिया है तो देना पड़ेगा ना, लोन का रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा। जब तक रीपेमेंट नहीं करोगे तब तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही तो होता है, मार्केट जाओ पैसे उठा के लाओ उधारी में, है ना। 2% पर मंथ इतना महंगा मिलता है, 24% में मिलता है लोन मार्केट में अगर जाओगे उधार लेने किसी से। तो अगर वहां पर 1 लाख रुपए उधार लेके आओगे ना, साल का 24,000 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। और वो ब्याज कब तक देना पड़ेगा, तब तक देना पड़ेगा जब तक कि आप वो 1 लाख रुपए लौटा नहीं देते। तो ऐसे में ऐसा ही है भाई, आपने उधार ले लिया है पैसा, इंटरेस्ट पे करते जाओ करते जाओ। मान लेते हैं इसका रीपेमेंट का जो डेट है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए है 31 मार्च 2030। तो पहला इंटरेस्ट पे करोगे आप 31 मार्च 2026 को पूरे साल का, फिर 31 मार्च 2027 को, फिर 31 मार्च 2028 को, है ना। फिर और पे करोगे 31 मार्च 2029 को, और फिर फाइनली आप 31 मार्च 2030 तक, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साल तक तो आपने इंटरेस्ट पे किया। कितना कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, तो भी कितना अमाउंट है लोन का, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 8% कितना होता है, तो 8,000 रुपए आपने हर साल इंटरेस्ट पे कर दिया। तो ये तो इंटरेस्ट पे किया है, ब्याज पे किया है ना। कभी ना कभी तो 1 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे। उसकी डेट आ गई ये रही 31 मार्च 2030 को, ये 1 लाख रुपए आपको इनको रीपेमेंट करना पड़ेगा लोन का, रीपेमेंट ऑफ लोन। ये क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन ही है। इसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और कुछ भी नहीं। तो अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं पता है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, तो उसको क्लियर हो गया होगा कि भैया डिवेंचर इशू करके जो लोन उठाया है,
कभी ना कभी उसका पैसा वापस देना पड़ेगा, तो ये है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पर जो 1 लाख रुपए लिए थे कब, 1 अप्रैल 2025 को, उसका रीपेमेंट हो रहा है 31 मार्च 2030 में, यानी कि 5 साल बाद में आपने 1 लाख रुपए इनको लौटा दिए डिबेंचर होल्डर को। किनको लौटा दिए, डिबेंचर होल्डर है ये, ठीक है, डिबेंचर होल्डर को पैसे लौटा दिए, और इनसे जो डिबेंचर्स है वो कंपनी के पास में आ गए। कंपनी उन डिबेंचर्स को क्या कर देगी, फाड़ के फेंक देगी, कैंसिल कर देगी। लोन लिया था, रीपेमेंट कर दिया, मामला खत्म। आया समझ में, और लायबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यहां पर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता। अब ये जो रिडम्पशन और डिबेंचर है, आपको सर ये तो समझ में आ गया, हमको पूरा मामला समझ में आ गया। अब इसके मेथड्स देखते हैं कि भी कैसे पेमेंट करना है। तो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब अगर आपको लोन का रीपेमेंट करना है ना, उसके क्या तरीके हैं, तरीके फिर क्या है, 1 लाख रुपए दे दो और डिबेंचर वापस लेके उनको कैंसिल कर दो। बट ये 1 लाख रुपए जो रीपेमेंट करने, इसको आप कैसे करो, कैसे करेंगे मतलब अभी बताते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है, देखो मेथड और आगे मैं सोर्सेज भी कराऊंगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड जो आता है वो आता है लमसम मेथड। क्या आता है, पेमेंट बाय लमसम, लमसम मेथड बोल देता हूं। इसमें क्या करोगे, इसमें भैया कंपनी जो है ना, हाँ, वो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए एक साथ में एक ही दिन 31 मार्च 2000 हमने दी थी डेट 30, 31 मार्च 2030 को 1 लाख रुपए डिबेंचर होल्डर को एक साथ पे कर देगी, और डिबेंचर्स वापस लेकर के उनको क्या कर देगी, कैंसिल कर। कैसे, कैश में, यानी कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाए। ये लमसम मेथड। 1 लाख रुपए जब मैच्योरिटी डेट बोलते हैं इसको, ये जो डेट है ना 31 मार्च 2030, पिछला वाला एग्जांपल ही लेके चल रहा हूं। देखो 1 अप्रैल 2025 को हमने डिवेंचर इशू किए थे और रीपेमेंट कब किया, 31 मार्च 2030। तो ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो 1 लाख रुपए दिए आपने, एक साथ दे दिए, डिवेंचर लेके कैंसिल कर दिए, ये होता है लमसम मेथड। जब मैच्योरिटी आएगी, रिडम्पशन का जब टाइम आएगा, उस दिन पैसे पूरे एक साथ दे देंगे भैया। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट मेथड। इनको आगे मैं एक एक करके कराऊंगा, इनकी एंट्रीज भी करवाऊंगा। इंस्टॉलमेंट। अब इसमें देखो क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं इंटरेस्ट को नहीं समझा रहा हूं। यहां बोल रहा है कि जो 1 लाख रुपए देने हैं ना, वो एक साथ नहीं देने हैं, तो कैसे देने हैं, इंस्टॉलमेंट में देने हैं। बताता हूं कैसे। जैसे ये कंपनी है हमारी, 1 लाख जो डिवेंचर इशू करके 1 लाख रुपए कंपनी ले ली। अब जो उसका रीपेमेंट हो रहा है, रीपेमेंट, अब वो जो रीपेमेंट हो रहा है ना, वो रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। मान लेते 5 इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। मतलब रिडम्पशन जो है ना एक साथ नहीं करेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा करेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा डिबेंचर होल्डर को पैसा देते रहेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर कंपनी ने क्या किया, ऐसा करते हुए 20,000 रुपए दे दिए पहले साल, इंटरेस्ट नहीं, 20,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया। अगर मैं आपको समझाऊं तो टोटल कितना गया होगा, फर्स्ट ईयर का देखो इंटरेस्ट कितना था, 8,000, और 1 लाख में से कितने दे दिए, 20,000, तो कितने हो जाएंगे, 28,000 रुपए हो जाएंगे, जिसमें से 8,000 इंटरेस्ट के और 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट के, मूलधन के। तो 1 लाख थे ना, इस 1 लाख में से 1 लाख में से, ये 1 लाख में से 20 चले गए, फिर कितने बच जाएंगे, 80, फिर 80 में से 20 और चले जाएंगे, फिर कितने बच जाएंगे, 60, फिर 60 में से 20 और चले जाएंगे, फिर कितने बच जाएंगे, 40, फिर 40 में से 20 और चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 20, और फिर एंड में 20,000 और चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने रीपेमेंट कर दिया। तो इससे पता है क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो पूरा 8,000 इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सेकंड ईयर में 80,000 पे ही 8% लगेगा, फिर थर्ड ईयर में 60,000 पे 8% इंटरेस्ट लगेगा, फोर्थ ईयर में 40,000 पे ही 8% लगेगा, और फिफ्थ ईयर में 20,000 पे ही 8% लगेगा। मतलब आप इंटरेस्ट के साथ साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दो, तो नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट कम लगेगा अगले साल। तो सर जरूरी है कि 5 किस्तों में हो, नहीं, हो सकता है 50,000 की 2 किस्तों में पेमेंट कर दिया। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, कि आप इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट कैसे करो, रिडम्पशन कैसे करो। तो ये तो 2 हो गए, लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड। थर्ड नंबर आता है हमारा परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। जो बायबैक ऑफ शेयर सिखाया था ना, कुछ वैसा ही है, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। बायबैक ऑफ शेयर अभी चैप्टर कराया था ना, हाँ।
तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर होल्डर को नहीं बोलती है, कंपनी क्या करती है, मार्केट में जाती है। अगर लिस्टेड कंपनी है और उसके डिवेंचर्स जो है मार्केट में खरीदे और बेचे जा रही हैं, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर खुद के ओन डिवेंचर ही परचेज करना स्टार्ट कर देती है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाती है और वहां पर ही खुद के अपने डिवेंचर खरीदना स्टार्ट कर देती है। ऐसा तब करती है जब डिवेंचर सस्ते में मिल रहे हो, डायरेक्ट डिवेंचर होल्डर से परचेज नहीं किए जाते। और लास्ट आता है फोर्थ नंबर, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। क्या आता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन, इसको समझना। अब ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन जो है ना, इसमें क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, बोलती है डिवेंचर होल्डर को, क्या बोलती है कि भैया ड्यू डेट आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई, ये डिवेंचर होल्डर है आपके, ठीक है, इनको बोलेगी क्या आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई, हमारे डिवेंचर्स दे दो हमको वापस। तो लोग डिवेंचर दे देते हैं कंपनी को, लेकिन कंपनी इसके बदले में इनको पैसे नहीं देती। पहले तो यहाँ पर 1 लाख रुपए एक साथ दे रही थी, फिर इंस्टॉलमेंट में दे रही थी, ऐसा नहीं करते हैं। तो कंपनी बोलती है कि भैया कितने रुपए के डिवेंचर तुम मुझे दे रहे हो, कि 1 लाख रुपए के, तो इसके बदले में शेयर्स ले लो 1 लाख रुपए के, या फिर न्यू डिवेंचर्स ले लो जिसकी इंटरेस्ट रेट हो सकता है 9% हो 10%। तो पुराने डिवेंचर ले लिए, उसके बदले में पैसे ना देकर के डिवेंचर होल्डर को शेयर्स दे दिए, तो उनको शेयर होल्डर बना दिया। अगर उनको नए डिवेंचर दे दिए तो वो न्यू डिवेंचर के होल्डर बन गए, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ और आपकी लायबिलिटी खत्म कर दी गई। तो ये हो गया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन। ठीक है जी, दो हो गए। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो, मैंने आपको बोला था आज 3 टॉपिक करेंगे। फर्स्ट बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट, फिर बताया मैंने मेथड्स, अब बता रहा हूं मैं सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब क्या होता है सर? सोर्सेस का मतलब ये होता है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, चाहे लमसम में करो चाहे इंस्टॉलमेंट में करो, यहां पर भी 1 लाख रुपए की जरूरत है, यहां पर 20-20 हजार रुपए के रूप में 1 लाख रुपए की जरूरत है, यहाँ सेकेंडरी मार्केट में जो रेट चल रही है उस हिसाब से भी आपको पैसे तो चाहिए, यहाँ कन्वर्जन में तो ठीक है आप नए डिवेंचर्स या नए शेयर्स इशू कर दोगे। तो ये पैसा कहां से आएगा, इसका सोर्स क्या है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पे 1 लाख रुपए की उधारी है या मुझ पे है, तो जब मैं रीपेमेंट करूंगा ना, तो वो 1 लाख रुपए मुझे कहीं से तो कमा के या कहीं से अरेंज करके देने पड़ेंगे ना। तो वो सोर्स क्या है? ये मेथड तो तरीका हो गया, तो आइए सोर्सेस पे समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आगे आने वाले लेक्चर में बड़ा मजा आ जाएगा। वैसे तो मैं डिटेल में आगे इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी अब यहां पर बता रहा हूं, 2 सोर्सेज है। एक है भैया आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट में से हर साल जो पैसा कमा रहे हो, जैसे प्रॉफिट कमा रहे हो, आप काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे जो लाभ हो रहा है उससे आपने लोन का पेमेंट कर दिया, और ये है आउट ऑफ कैपिटल। अब आउट ऑफ जो प्रॉफिट है ना, हाँ, इसमें आप क्या करते हैं, जो प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल होता है, प्रॉफिट अवेलेबल कंपनी के पास में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांटा जाना है, उस प्रॉफिट का यूज कर लो आप, उस प्रॉफिट का यूज कर लो, और उस प्रॉफिट का यूज करके एक रिजर्व में आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 1 लाख रुपए का रीपेमेंट करना है, तो उस 1 लाख रुपए का कम से कम 10%, कितना, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। जैसे आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मतलब 1 लाख रुपए है ना, आउटस्टैंडिंग लोन कितना मांगते हैं आपसे लोग, पैसा कितना मांगते हैं, 1 लाख रुपए। अभी वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग वाला, तो 1 लाख का कितना, 10% आपको, जो कि होता है 1 लाख का 10% करेंगे इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो होता है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे DRR, यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आगे मैं वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में ये कराऊंगा, ये देखो मैंने बोला ना DRR और DRI को फुल कराऊंगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो जब आप ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं सर, कि आप अपने जो प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड,
वो प्रॉफिट ले लिया आपने, या फिर रिजर्व्स का यूज कर लिया, जनरल रिजर्व का यूज कर लिया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का यूज कर लिया, पीएनएल का यूज कर लिया, क्योंकि जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और प्रॉफिट सरप्लस ऑफ पीएनएल या फिर पीएनएल का जो बैलेंस होता है, ये तीनों के तीनों यही होते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इन तीनों का यूज करके आपने डीआरआर बना दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना दिया, और ये रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना जरूरी है, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, उतना पैसा आप ट्रांसफर कर लो, फिर आप रिडेम्पशन कर सकते हैं मिनिमम है। तो यहां पर अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन करोगे तो आपको एक चीज बनानी पड़ेगी, वो क्या है, डीआरआर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहां पर पहले 2018 या 19 से पहले तो 25% कुछ डीआरआर था, ये 10% तो बाद में आया। तो डीआरआर में क्या है कि हर कंपनी को अब डीआरआर नहीं बनाना। अगर आपकी कंपनी जो है ना वो है लिस्टेड, कैसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आपकी कंपनी लिस्टेड है, तो आपको फिर डीआरआर बनाना है, नहीं डीआरआर नहीं बनाना। ये डीआरआर की बात कर रहा हूं, यानी कि 10% वगैरह कुछ भी नहीं करना। अगर आपकी कंपनी है अनलिस्टेड, क्या कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, अगर आपकी कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड में फिर कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड में अगर आपकी है एनबीएफसी एंड एचएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। बट अदर देन, अनलिस्टेड है लेकिन अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी है तो अनलिस्टेड, बट इन दोनों के अलावा है तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, वो भी कितना, 10%। ओके जी। बट अगर आप रिडम्पशन करते हो आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि आप प्रॉफिट का यूज कर ही नहीं रहे, अगर आप प्रॉफिट का यूज नहीं कर रहे तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो भैया डीआरआर का यूज नहीं किया जाता, यानी कि डीआरआर नहीं बनाया जाता, क्योंकि आप आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहे हो। आउट ऑफ कैपिटल कैसे रिडम्पशन कर सकते हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया है कन्वर्जन। जैसे कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर ले लिए और उसके बदले में न्यू शेयर्स या न्यू डिवेंचर्स इशू कर दी, या फिर कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू करिए, वहां से पैसा उठाया, उससे रिडम्पशन कर दिया। तो ये जो मामला है कन्वर्जन वाला है ना, कन्वर्जन जो मेथड हम करेंगे, कन्वर्जन है ना बाय रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, ऐसा लिख सकते हैं। फोर्थ वाला मेथड जो हमारा था, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तो ये मेथड अगर आप यूज करते हैं तो आप रिडम्पशन कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल सोर्सेज से, इसमें आपको डीआरआर वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, न ही उसकी एंट्री करने की जरूरत। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी, ये 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जब ये डिटेल में कराऊंगा, डीआरआर जो आज बताया उसको भी डिटेल में कराऊंगा और डीआरआई को भी डिटेल में कराऊंगा, और उसके बाद हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। ओके, तब आपको बेहतर और समझ में आएगा। आई होप आज का लेक्चर से आपको काफी हेल्प मिली होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।